अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का दिन बड़ा हैपनिंग था और बाय द टाइम ये दिन जो है वो क्लोजिंग की तरफ आया तो मैंने सोचा कि तमाम चीज़ों को सम अप करके तमाम डॉट्स को लिंक करके आपके सामने एक तस्वीर ज़रूर पेश की जाए और फिर आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह भी कीजिएगा कि मुल्की मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हमें एक तरफ बताया तो जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो बता रही हैं कि मुल्क की क़यादत बड़े अहल हाथों में है। वो अहल हाथ क्या कुछ कर गए हैं, वो इन अहल हाथों की वजह से लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो इस साल के पहले 6 माह के फिगर सामने आए हैं, इंतहाई अलार्मिंग है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और मरियम बीबी आज ये भी कह रही थी कि आईजी पंजाब वो जो उस्मान साहब हैं वो इंतज़ार करते रहे एहतजाज करने वालों का, और कल एहतजाज करने वाले कोई पहुँचे नहीं। आज तलाल चौधरी साहब भी हमें बता रहे थे कि 900 के करीब इनके लोग होंगे, 1000 से कम, क्योंकि आज के तज्जिए सारे यही थे कि जी 1000 तक भी लोग ये इकट्ठे नहीं कर सके हैं। 1000 लोगों को इन्होंने मुश्किल से बमुश्किल इन्होंने 1000 लोग निकाले हैं तलाल चौधरी साहब का। लेकिन एक ऑन रिकॉर्ड एडमिशन ज़रूर आ गया कि 900 के करीब इन लोगों ने लोग जो है वो इकट्ठे किए हैं। दो दो चार चार, कहीं कहीं दो दो चार चार लोग जो है। अच्छा, तमाम तर इनके उन इकदामात के, इनकी कोअर्सिव मेजर्स के बावजूद भी ये 900 चले, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब की बात आती है तो बहुत तनकीद की जाती है कि जी 50 लोग भी नहीं निकले। सो इनके लिए 900 की तलाल साहब की मेहरबानी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट ये क्रेडिट दे रही है कि 900 भी इन लोग ने निकाल लिए लोग। बावजूद इसके कि उनको कैसे पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी था, बावजूद इसके कि किस तरह से अरेस्ट किया जा रहा था, किस तरह से इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही थी। तमाम जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं वो सब रिपोर्ट कर रहे थे, वो सब उनकी हेडलाइंस आप उठा के देखिए। लिहाजा ये कहना कि जी एहतजाज करने वालों का आईजी साहब इंतज़ार करते रहे, आईजी साहब को तो फिर या वो लाइल्म है, क्योंकि आईजी साहब के अंडर जितना उनका स्टाफ है वो तो हमारे सामने रेहाना डार साहिबा को खींचते हुए भगाते हुए लेके जाया जा रहा था। सो ये चीज़ें तो आईजी पंजाब साहब मेरा ख्याल से या तो बड़े लाइल्म है, तो वो अपनी दूसरी ड्यूटीज़ को तर्क करें, वो एक साइड पे रखें, और वो जो उनकी असली ड्यूटी है वो उसको ज़रा उसको अदा करें, और वो चेक करें कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। क्योंकि अगर वो उनको नहीं पता कि कोई भी नहीं निकला, बावजूद इसके कि उन्होंने बड़े ऐसे मेजर्स लिए थे कि हर जगह रोड ब्लॉकेड्स और कंटेनर्स और फिर पकड़ धकड़ और छापे और इस किस्म की जो सिचुएशन थी, तो वो तो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मरियम साहिबा ही आज हमें बताई थी कि जो फितना फसाद जो है वो फैलाने वाले हैं उनकी सियासत दफन हो चुकी है, और अब तो पाकिस्तान की क़यादत अहल हाथों में है। अब वो जो अहल हाथ हैं, मैं आपको बताती हूँ उन अहल हाथों के हवाले से क्या अब चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की क़यादत बड़े अहल हाथों में है, क्योंकि हमें एक तरफ जब मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट करके अगेन तीसरी बार ट्वीट करके हमें बताते हैं कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते और चवले मारते, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये ट्वीट, और इसके बाद आज ही के दिन अब आप लिंक करें, क्योंकि बड़े सवाल तो ख्वाजा साहब से ख़ुद भी करने बनते हैं कि आप वज़ीर दिफा, मेरे शो पे भी वो अक्सर ये बात कह चुके हैं कि माफिया है सरगर्म इस मुल्क में, और आइडेंटिफाई करना है, उनको अकाउंटेबल ठहराना है। क्योंकि ऐसे जो फैसले हो रहे हैं इस मुल्क में, जिसमें आप शुगर आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, फिर आप इंपोर्ट करने के फैसले की तरफ आते हैं। ऐसे में मार्केट में जो एवरेज 60 रुपए के करीब जो है वो बढ़ा दी जाती है, 200 से ऊपर आप शुगर की प्राइसेस लेके चले जाते हैं। चीनी मतलब पर किलोग्राम आपके 200 से ऊपर कीमतें अगर चली गई हों तो ये किसकी नाअहली है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लीजिए, और फिर हमें बताया जाता है कि जब ये कीमतें ऊपर जा रही हों तो समझ जाएं कि आपके वज़ीर आज़म, मैं कुछ नहीं कहती। इसके साथ साथ ही आपको बताते हैं कि जो वज़ीर दिफा से सवाल होने बनते हैं वो ये है कि आप ऐसे मनसब पे हैं, आप मतलब कोई छोटी पोजीशन पे तो नहीं है। कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा, कौन, अगर इतना कुछ हमें पता है कि ये पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, शहरियत ले रहे हैं, कौन बांट रहा है शहरियत और किस तरह से ले रहे हैं, और इस तरह ये जो अरबों रुपए कमा रहे हैं वो कैसे कमा रही है ब्यूरोक्रेसी। और
किस तरह से ये सारे इकदामात लिए जा रहे हैं, हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। अब आते हैं आज ही की डेवलपमेंट में। ख्वाजा आसिफ साहब से मुतालिक एक ज़ुबैर अली ख़ान रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि जो एडिशनल एक मामला जो कि चल रहा था कुछ रोज़ से, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जनाब मोहम्मद इकबाल सुकेरा, जो कि आरओ के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे थे जनरल इलेक्शंस में। ये सियालकोट के एडीसीआर है और इनको ये आरओ जनरल इलेक्शंस में भी थे सियालकोट में, और ये बाई इलेक्शन जो अभी समरियाल का हुआ है ये इसमें भी आरओ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है और ख़बर कुछ ये बताई जा रही है जो ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने शेयर भी की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा अपना दे दिया है, वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। और वज़ीर आज़म के जो मुशीर है तौकीर शाह साहब, उनको, और ये ट्वीट भी आप साथ साथ देख लीजिए, ऑल्दो इसकी अता तारर साहब ने तरदीद कर दी है, लेकिन मामला तो कुछ खिचड़ी पक रही है। ख़बर ये भी सामने है कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं और उनको अरेस्ट किया गया है। और ज़राए कुछ बता रहे हैं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके रिलीज़ की इस्तदा की, रिलीज़ पर ज़ोर दिया, लेकिन वो उनकी रिलीज़ मुमकिन नहीं बन सक रही और लिहाजा उन्होंने आउट ऑफ प्रोटेस्ट इस अपना इस्तीफ़ा टेबल किया है। इसमें कितनी सदाकत है, अता तारा लाइक आई सेड उन्होंने तरदीद कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब के अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है और लिहाजा ये अभी तक सिर्फ एक अनवेरीफाइड ही इसको मोड में देखा जाएगा। लेकिन ख्वाजा साहब के इस ट्वीट में बहुत कुछ ये ट्वीट बता रही है। अब आप ख़ुद भी सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से अचानक सामने आके, ऑल्दो ख्वाजा साहब हैज़ ऑलवेज हेल्ड दिस पोजीशन जहाँ पे मलिक रियाज हो या दीगर ये जो बिज़नेस टाइकून्स हो, किस तरह से मुल्क में ये पैसे अरबों रुपए बना रहे हैं, इसके हवाले से वो बात ज़रूर तवातर से करते आए हैं और बड़े बड़ों को उन्होंने एक टेक ऑन करने की ज़रूर कोशिश की है। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब हमें पता हो कि हुकूमत हमें बार बार बता रही हो कि बहुत अच्छी हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हाइब्रिड रजीम है जो हमें सूट करता है, ऐसे में जो सिस्टम है और जहाँ पर एक तासुर बहुत ज़ोर पकड़ चुका है कि सिस्टम के अंदर बहुत डीपली इंट्रेंच्ड या पेनिट्रेट कर चुके हैं कुछ अनासिर, तो ऐसे में क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे ऐसे फोरम्स अब स्टैब्लिश हो चुके हैं कि जो सिविलियन अथॉरिटी का कंट्रोल जिन पर होना चाहिए था, और सिविलियन अथॉरिटी अपनी जो रोल्स और पावर्स हैं वो एब्डिकेट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एब्डिकेट कर चुकी है काफ़ी हद तक, और बहुत ख़ुद से मतलब बाय चॉइस नज़र आ रहा है कि वो करती आई है। उनसे फोर्सफुली भी लिया जा सकता है, लेकिन इम्प्रेशन यही है कि वो खुश हैं और अच्छी एक वर्किंग रिलेशन है। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी, उनकी खबर आज की ये है कि पिछले 2-3 साल में, अब वो कह रहे हैं कि इंकशाफ है ये, पिछले 2-3 साल में मालिक साहब कह रहे हैं कि 2000 अरब रुपए, यानी कि 2000 बिलियन, ह्यूज अमाउंट, 2000 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन हुई है और सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदारों की फहरिस्तें बन गई हैं। पहले 500 केसेस, अब ये भी बता रहे हैं मालिक साहब कि जून जुलाई में एक अहम शख्सियत ने 2 मीटिंग्स की हैं और पहले 500 केसेस की शनाख्त की जा रही है ताकि 500 अरब रुपए रिकवर किए जा सके एज अ फर्स्ट स्टेप, और आगाज़ उससे किया जा सके। 500 बिलियन रुपीस रिकवर किए जाएंगे और 500 केसेस की बात की जा रही है जिसमें पॉलिटिशियंस होंगे, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जिसमें ठेकेदार होंगे। सो ये जो नेक्सस है इसको तो एक बावर कराया जा रहा है मालिक साहब की। बहरहाल इस खबर से नज़र आ रहा है कि ये एक ज़रूर एक मूव है और आने वाले दिनों में ये घेरा ज़रूर तंग होता हुआ नज़र आएगा सियासतदानों के गिर्द, ब्यूरोक्रेट्स के गिर्द, ठेकेदारों के गिर्द। और ये ऑपोजिशन इसमें नहीं होगी क्योंकि ऑपोजिशन को तो आपने वैसे ही हैंडकफ पोजीशन में रखा हुआ है। ऑपोजिशन को तो आप वैसे ही, नाहिल और मैं इमरान खान के, अब मैं उस पर भी आती हूँ, उन्होंने जो ऐलान किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी, ये लग रहा है कि बज़ाहिर के खिचड़ी पक रही है। जो सवाल, 2 सवाल बड़े अहम हैं जो कि रेस करने बनते हैं इस खबर को भी अगर आप देखें। ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट के बाद मालिक साहब का ये चीज़, ये इंकशाफ करना, और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा भी होगा कि ये फहरिस्तें कौन बना रहा है, क्योंकि जो सवाल आयद होता है वो यही है कि हु हैज़ बिन सपोर्टिंग दिस सिस्टम फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स। 2-3 साल से, जब से ये PDM 1 को जो है वो इंस्टॉल किया गया, सो 2022 ऑनवर्ड्स
इस पूरे सिस्टम को कौन सपोर्ट कर रहा था, किसकी सपोर्ट हासिल थी? और दूसरा सवाल ये कि इतनी बड़ी अगर रकम, यानी कि आप जब कहते हैं कि 2000 बिलियन, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट मनी इन सच एपिक प्रोपोर्शंस, वो कैसे इस तरह से कोई प्लंडर कर सकता है, कोई गबन कर सकता है 2000 अरब रुपए, और स्पेशली एक ऐसे माहौल में कि जब वो अंडर क्लोज वॉच हो या अंडर द नोज ऑफ ऑल दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स, आप ये 2000 बिलियन रुपीस कोई कैसे गबन कर सकता है? तो इस पर बहुत सारे सवालात रेज हो रहे हैं। अब इसमें अल्टीमेटली जो खमियाजा आएगा, जो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदारों के हवाले से, बट दोज हु हैव बीन कॉलिंग द शॉट्स, क्या वो फहरिस्तें बना रहे होंगे? और ये सब क्यों हो रहा है? ये आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जब हमें सीनियर सहाफ़ी कॉलम्स पे कॉलम्स लेके ये भी बता रहे हों कि जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो अब न्यूट्रल हो गई हैं, और चीफ साहब के भी हवाले से बताया जा रहा है, बार बार जोर दिया जा रहा है। मैं तो हमेशा इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि आप बार बार फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करते, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का करे या सहाफ़ी इस मुल्क के करें अपने कॉलम्स में, जब आप बार बार एक चीज़ को स्ट्रेस दे के दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है, तो उससे बहुत सारे सवालात भी रेज हो रहे होते हैं। ये जो प्रमोशनल कैंपेन्स होती हैं, माजरत के साथ, ये ना किया करें, ये इट मेक्स द पर्सन लुक रियली बैड। और बड़ी हमें इज़्ज़त के साथ, इज़्ज़त की और नज़र से हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, लेकिन आप बार बार जब कह जी वो न्यूट्रल हैं, तो आप उनके ऊपर, आप उनकी तारीफ़ नहीं कर रहे, आप उनके ऊपर सवाल एक्चुअली आयद कर रहे हैं, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये तारीफ़ नहीं बनती है, उनका जिक्र इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट कुछ देनी चाहिए। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनका भी जो ये एक लव हेट रिलेशनशिप जो नज़र आ रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान साहब। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती कि आप आके अपनी आपकी आरा है आप ज़रूर उसका इजहार कीजिए, लेकिन बहरहाल तमाम हमारे जो सियासतदान हैं उनके लिए जो पावर हाउस, लाइक आई ऑलवेज मेंटेन, कि पावर हाउस एक ही है। वो पावर हाउस जो कि जिसकी जो प्ले बुक है उसमें आज हमें बताया जा रहा है कि वो चेंज तब्दील नहीं हो रही है, वो वैसी ही रहेगी। एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना आपके साथ चाहती हूँ, वो ये कि एतजाज़ एहसन साहब से एक चैनल पे सवाल हो रहा था कि सारा सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया, तो एतजाज़ साहब ने कहा इमरान खान बड़ा गुनहगार है, उसका सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह इमरान खान का ये है कि उसके वोट्स बहुत ज़्यादा है। असल गुनाह इमरान खान का ये है कि उसके वोट्स बहुत ज़्यादा है, वोट्स कम नहीं हो रहे, पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, और उसके लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें एक तरफ बताया जा रहा है कि जी वो फेल हो गया, वो इरेलेवेंट हो गया, उसकी पार्टी जो है वो केपेबल नहीं है, उसकी पार्टी एहतजाज नहीं कर सकती। ऑल्दो आज जेल से बैठ के उसने अपनी पार्टी को शाबाशी दी, अपने सपोर्टर्स को शाबाशी दी कि आप निकले, बावजूद इसके कि इतनी फस्तायत है, बावजूद इसके कि इतनी पकड़ धकड़, मार धाड़, गाड़ियाँ तोड़ना, लोगों के घरों पर छापे मारना, लोगों को ज़दोकोब करना, अरेस्ट करना, बावजूद इन तमाम हालात के आप बाहर निकले। तो उन्होंने शाबाशी दी लोगों को, उन्होंने कहा कामयाब तहरीक थी, और तहरीक का आगाज़ तो हो चुका है, और साथ साथ अब नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अब ऐसे ऐसे कार्ड्स प्ले कर रहे हैं इस रियासत के जो सेंटिमेंट्स है या जज्बात हैं उसके साथ किस तरह से खेल रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी अगली प्रोटेस्ट की कॉल का ऐलान किया है, और वो डेट क्या है? 14 अगस्त, यानी कि वो कहते हैं आज का जो उनका जेल से पैगाम है वो ये है कि 14 अगस्त को हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी और अंग्रेज़ों से एक आज़ादी हासिल की, और वो कहते हैं कि लेकिन हम हकीकी आज़ादी से महरूम हैं। इस हकीकी आज़ादी के लिए आज वो ये भी पैगाम दे रहे हैं सपोर्टर्स को और अपनी पार्टी की बिलखसूस लीडरशिप को कि वो जेल जाने से नहीं डरे, जेल का खौफ दिलों से निकाल दें, जेल से नहीं डरे। वो ख़ुद भी इसी अवाम और इसी मुल्क का केस, इस मुकदमा लड़ने के लिए और मुल्क को हकीकी आज़ादी के हासिल करवाने के लिए अब वो जेल में बैठे हैं। जो वो कहते हैं, और वो एडमेंट है, लाइक वी ऑलवेज मेंटेन, कि जी वो कहते हैं मैं मुझे पूरी ज़िंदगी आप जेल में रख लें लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं। इमरान खान साहब ने ये बात ज़रूर की। अब 14 अगस्त को जहाँ पर ये हुकूमत, तो ऑब्वियसली आपको पता है बयानिया सामने आएगा कि जी हर उस दिन पे ये शख्स जो है वो ख़ुद उठ जाता है। अब ये हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब का नारा है। हकीकी आज़ादी वो कहते हैं जब इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली होगी मुकम्मल तौर पे, तभी इस मुल्क को आप एक हकीकी आज़ादी उस मुल्क के लिए हासिल कर सकेंगे।
اور ان تمام عناصر کے خلاف وہ اپنے ملک کی جو قوم ہے، اپنی جو سپورٹرز ہیں، ان کو 14 اگست کو باہر نکلنے کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے۔ اب 14 اگست کو جہاں میں نے کہا کہ حکومت ایک بیانیہ ضرور بنائے گی، لیکن 14 اگست کے حوالے سے ہی اب کیا سیکشن 144 کا اطلاق ہوگا، کنٹینرز لگیں گے، کیا ہوگا؟ کیونکہ 14 اگست کو تو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اب یہاں پر جب سڑکوں پہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے گھومیں گے، وہ ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہوگا، ایک طرف پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور ایک پورا ماحول ہوگا، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی میرے خیال سے ایک درد سر ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے ایک کارڈ پلے کی ہے، یہ بہت پریشر ٹیکٹکس، اب میرے خیال سے اب عمران خان صاحب اس قسم کے اب مووز کر رہے ہیں کہ نہ اگلتے بند نہ نگلتے بند، اور لیٹس سی اب ریاست کا مزید سخت اقدام کیا ہونے جا رہا ہے ان کے خلاف۔ بٹ مریم نواز صاحبہ کی آپ کو بات بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو یہ اعلیٰ پاکستان کی جو قیادت اعلیٰ اہل ہاتھوں میں، جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہے پاکستان کی قیادت اہل ہاتھوں میں، اس اہل ہاتھوں کا ذکر میں جلدی سے کر دوں، جہاں پر ہم بات کریں کہ ایک طرف ایک یہ بھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا اپنی پارٹی کو بائی الیکشنز کانٹیسٹ کرنے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا یہ جو سیٹیں جس طرح سے ان ایوانوں سے ناحق نااہل کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی کانٹیسٹ نہیں کرے گا۔ یہ جو ان سیٹس پہ آئے ہیں یہ انہی کا حق بنتا ہے، جس قسم کے حالات کا سامنا کر کے وہ آئے ہیں، تو اس پر کوئی کانٹیسٹ نہیں کرے گا۔ اور اگر کانٹیسٹ کرنے کا مطلب وہ کہتے ہیں یہی ہوگا کہ ہم اس ناجائز پورے اقدام کو اس کا اعتراف کریں، اس کو قبول کریں، تو ہم لہٰذا نہیں کانٹیسٹ کریں گے۔ یہ ایک فیصلہ ان کا دو ٹوک سامنے آ گیا ہے، اور بائی الیکشنز یعنی کہ کانٹیسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور بائی الیکشنز میرے لیے یہ بھی بات بڑی سوچنے والی ہے کہ جہاں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں الیکشنز کی طرف ہی نہیں جایا جا رہا تھا، یہ کہہ کے کہ جی ملک کے فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس، یا ملک کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے، پر ابھی لا اینڈ آرڈر سچویشن جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ابتر ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ان کے لیے کنسرن نہیں ہے۔ یہ جلدی جلدی ڈسکوالیفائی کر کے ایک بائی الیکشنز کا شیڈیول اناؤنس کر کے بائی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فنڈز کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آلدو ہم آئی ایم ایف کی ہم شرائط پوری نہیں کر سک رہے۔ ہمارا ابھی ٹرمپ نے 29% سے 19% ہمارے ٹیرف ضرور کر دیے ہیں، اور انڈیا کے آن دی ادر ہینڈ آج ہی کی ڈیولپمنٹ ہے 50% ٹیرفس اب ان ٹوٹل، آج مزید 25% لگا دیے۔ تو ہاؤڈی موڈی جو ہے وی فیل فار یو کہ 50% ٹیرفس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھارت کو کس طرح کے یہ 440 وولٹ کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے ڈسپائٹ آف 90% ٹیرفس ہمارے لیے یہ ضرور سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے اپنی جو ایکسپورٹس کمپیریٹیونیس ہے جو کہ اسٹرینڈ اس وقت نظر آتی ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ ہائی انرجی کاسٹ ہے، ہمارے جو خطے میں ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹس ہے، مزدور سے لے کر افسر شاہی تک باہر جانے کا خواہش مند نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ڈیٹا سامنے آیا ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا، وہ اعداد و شمار ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ وہ اعداد و شمار بتاتا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں 26 لاکھ سے زائد پاکستانی روزگار کی تلاش میں ملک سے ہجرت کر گئے۔ 2022 میں فگر تھا 832,339 یعنی کہ 8,32,339۔ 2023 میں تھا 8,62,625۔ 2024 میں 7,27,381، اور اس سال جنوری سے جون تک 3.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے ہیں۔ پاکستان بہت اہل ہاتھوں میں ہے، پاکستان کی قیادت۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ان افراد میں تقریباً 10 لاکھ اسکلڈ پروفیشنلز انکلوڈنگ انجینئرز، ڈاکٹرز، یہ سب ملک چھوڑ کے گئے ہیں۔ فرسٹ 6 منتھس میں 3.5 لاکھ پاکستانی۔ ملک کی قیادت اہل ہاتھوں میں ہے۔ مریم نواز صاحبہ، یہ اہل ہاتھ اگر اتنے ہی اہل ہوتے تو ملک سے لوگ چھوڑ کے نہ جا رہے ہوتے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے۔